हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 अगस्त है। द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को डिस्कस करने में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आई होप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर रहे होंगे आप लोग। प्लीज़ अवॉइड कीजिए ज़्यादा ट्रैवल करना, क्योंकि अभी जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए चलना है। आप सभी लोग एस्पिरेंट हैं और तैयारी करते हैं तो हर चीज़ को समझते भी हैं बहुत ध्यान से, तो इमोशंस को ज़्यादा हावी नहीं होने देना है इस समय में। कोशिश करें कि अगर बहुत दूर हैं आपके भाई या बहन तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप मिल लें, खास करके इस समय में जब इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है वायरस। आई होप आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं आज। और आज आर्टिकल में इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कोटेशन से। आज का कोटेशन गौतम बुद्धा जी का है। इसमें बहुत ही सिंपल सा कोटेशन है और इनका कोटेशन है, एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, वॉट वी डू टुडे इज वॉट मैटर्स मोस्ट। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ऐसा हम क्यों कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हैं, इवन टुडे ऑल्सो बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो ये कहते हैं कि जब आप अगले दिन उठते हैं तो वो आपके लिए एक नई सुबह होती है और आपको उस समय भगवान को थैंक्स या गॉड को थैंक्स करना चाहिए कि थैंक यू, मुझे आपने अलाइव रखा इस नए मॉर्निंग में। तो इस बात को बहुत ही गहराई से सोचने समझने की ज़रूरत होती है दोस्तों। और ऐसे कोटेशंस का हम यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं, पेपर 4 में कर सकते हैं कि हमें आज प्रेजेंट के टर्म्स में सोच करके और उसको कितना एफिशिएंट बनाया जाए, वो ज़रूरी है आगे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और आगे के डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज 3 आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं और आज के 3 आर्टिकल में एक आर्टिकल कल का है, डीके बसु लैंडमार्क पर, पुलिस रिफॉर्म पर है ये बेसिकली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगा इसको डिस्कस करना चाहिए। ये 2 अगस्त यानी कि कल की न्यूज़पेपर में आया हुआ था और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, जजमेंट्स हैं इस केस के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टैंडिंग अप टू चाइना, ये भी देखेंगे आर्टिकल को। मिसिंग द टारगेट में ओवरऑल इकोनॉमी एग्रीकल्चर को लेते हुए टारगेट किया गया है, दैट विल डिस्कस ऑल्सो। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग चेक करेंगे। तो डीके बसु जजमेंट क्या है, क्या क्या बातें उसमें लिखी गई हैं, सब हम लोग देखने वाले हैं। नक्सल मूवमेंट के बारे में बेसिक फैक्ट जानेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, भारत में कितना फैला हुआ है, शुरुआती दौर में ये कहाँ से शुरू और किसने इसको शुरू किया, पुलिस रिफॉर्म पर हम बात करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो आइए पहला आर्टिकल देख लीजिए कौन सा होगा। डीके बसु लैंडमार्क पुलिस केस पर होगा पहला आर्टिकल, दूसरा होगा मिसिंग द टारगेट और तीसरा होगा स्टैंडिंग अप टू चाइना। अशोक गुलाटी साहब का आर्टिकल है, आपको याद होगा ये हमेशा एग्रीकल्चर पर लिखते हैं और यहाँ पर जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के साथ कंपेयर करके इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है और इसके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो अबाउट दीज फैक्ट्स। और आंसर राइटिंग में ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा है। पहला तो पुलिस रिफॉर्म के लिए है और स्पेसिफिकली डीके बसु जजमेंट पर एसोसिएटेड है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो चाइना के कंपैरिजन में यही सवाल है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर हमें ओवरऑल अपने आप को स्ट्रांग करना है, मिलिट्री बेसिस पर स्ट्रांग करना है, इकोनॉमिक प्रोसेस में हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है यानी कि भारत को, तो फिर और कहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्या भारत के पास इतना रिसोर्स है कि वो चाइना को काउंटर कर पाए। तो इस डिस्कशन के बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना काफी आसान हो जाएगा। हिंदी माध्यम के छात्र भी कोशिश करते रहें, राइटिंग स्किल्स से आपकी नॉलेज, समझ और आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव में पहला सवाल पीएम किसान पर पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा है ना, पीएम किसान कई बार आपने सुना है, पढ़ा भी है, तो फटाफट बताइए कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। डिफरेंस तो मालूम होगा ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारे अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में दोनों के द्वारा बट जाता है, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के पैसे लगाती है। लेकिन देखिए दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी जो है फार्मर के फैमिली के, उनकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है या यूटी की है। तो बताइए आप इस पे कंफर्म है कि नहीं, इसका आंसर बताना है। अगला सवाल बहुत ही सिंपल, नक्सलिज्म से पूछा गया है। हालांकि मैं अभी आपको इसके बारे में फैक्ट्स भी बताऊंगी, बट अगर आप में से किसी को मालूम है तो अभी जस्ट बताइए कि ये जो नक्सलिज्म है ये कहाँ से शुरू हुआ। वेस्ट बंगाल के एक विलेज नक्सलबारी से शुरू हुआ या फिर कहीं और से। दूसरा इसमें स्टेटमेंट है कि रिबेलियन ओरिजिनेटेड अगेंस्ट द लोकल लैंडलॉर्ड्स
तो क्या लोकल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ही रेबिलियन शुरू हुआ था, लैंड डिस्प्यूट का मामला था? तो आपको बताना है, कमेंट में करना है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है डीके बसु केस से संबंधित कि किससे जुड़ा हुआ है ये केस, पीआईएल से है या आरटीआई से है या पुलिस रिफॉर्म से है, इसमें आपको चूज करना है। ठीक है, ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप में से अगर किसी को नए बैच में एनरोल करना हो, ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन के साथ साथ और ऐसे फीचर्स भी हैं जिसमें कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वीडियो क्लासेस के साथ साथ वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है लाइव सेशन के तौर पर, और कई सारी और भी चीजें हैं, टेस्ट के अलावा टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। तो बाकी की जानकारी के लिए 8750069419 पर कॉल कीजिए, वहां पर सारी डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी। अब आइए शुरू करते हैं पहला आर्टिकल, मीट बसु ऑफ डीके बसु लैंडमार्क पुलिस केस। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए गवर्नेंस में एसोसिएट कर देंगे जीएस पेपर 2 में। और सबसे पहले बैकग्राउंडर में आखिर ये है क्या जजमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। कब आया ये? तो 1996 में ये जजमेंट आया था। इसमें टोटल 11 रिकमेंडेशंस दिए गए थे या कमेंटमेंट्स दिए गए थे कि किस किस बात पर फोकस करना है अगर हम सही मायने में पुलिस रिफॉर्म चाहते हैं। तो यहाँ पर 9 रिफॉर्म्स को लिखा गया है, जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑफिशियल्स होंगे वो पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन, नेम टैग, ये सब कुछ चेक करेंगे, उसकी लिस्ट करेंगे। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पुलिस रिफॉर्म पर ये अक्सर कहा गया है कि जब भी अरेस्ट हो किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके सारे डिटेल आपको क्लोज रिलेटिव को या फिर क्लोज फ्रेंड को देना होगा। उनको कहाँ पर ले जाया जा रहा है, कहाँ पर रखा जा रहा है, इसकी डिटेल आपको बतानी होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस रिकमेंडेशन में बताई गई ताकि पुलिस के द्वारा जो कस्टोडियल कई बार टॉर्चर होता है इनका, वो ना हो, उससे बचाया जा सके। और इन शॉर्ट ये कहें कि अल्टीमेट एम है जो कस्टोडियल डेथ है उसको रोकना। तो आपको याद आ गया होगा इसी साल कई सारे केसेस इवन इस 2 से 3 महीने में हमारे सामने आए हैं जो कस्टोडियल डेथ का एक एग्जाम्पल रहे हैं। तो उसी को टारगेट करते हुए यहाँ पर आर्टिकल भी लिखा गया है। व्हाट इज कंसर्न थ्रू, अब इसमें और भी चीजें पढ़ लेंगे कि जब जस्टिस थे डीके बसु साहब, तो उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि कैसे जो जजेस होते हैं उनको या जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको प्रिजन में अचानक से जाना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पर सारी चीज सही है कि नहीं है, और इस तरीके से प्रॉपर एक पनिशमेंट भी यहाँ पर बनाना चाहिए कि अगर कोई ऐसे रूल्स को ब्रेक करता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होगी। नक्सलिज्म का भी जिक्र कर लेते हैं बिकॉज अभी ये आर्टिकल में आने वाला है। तो द टर्म नक्सलिज्म डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज नक्सलबारी। तो आप बिल्कुल सही जान रहे हैं, वेस्ट बंगाल में नक्सलबारी एक गांव है, दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और वहीं से ये नक्सलिज्म का शब्द शुरू होता है क्योंकि यहीं पर एक रिवोल्ट शुरू होता है जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ, जो लैंड डिस्प्यूट का मामला था, और जो किसानों ने ये रिवोल्ट छेड़ा था। और इसके लीडरशिप में कानू सान्याल और जगन संथाल, ये दोनों थे। तो ये आपको याद रखना है, कई बार हो सकता है प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव में मॉडर्न इंडिया से, या जब हम रिवोल्ट वगैरह पढ़ते हैं तो वहां से आ सकता है। तो याद रखिएगा इसको। ईस्टर्न इंडिया यानी वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ और उसके बाद पूरे ईस्टर्न इंडिया में ये मूवमेंट फैल गया, और ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गया। आज खास करके जो ईस्टर्न इंडिया है आपका, वेस्ट बंगाल तो बहुत कम, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे 2 राज्य हो चुके हैं आज जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं नक्सलिज्म से, बहुत ज्यादा, ये आपको मालूम होगा। तो इसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे रिफॉर्म गवर्नमेंट लेकर के आई है। अगर आपको याद है, आपको मालूम है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें भी ये टारगेट रखा गया है कि उन शहरों को चुना गया है जो नक्सलिज्म से प्रभावित हैं, यानी वहां पर जब डेवलपमेंट किया जाएगा, जब अपॉर्चुनिटीज लाई जाएंगी, सैनिटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भी चीजें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है उसको शामिल किया जाएगा, तो हो सकता है कि वहां पे जो लोगों का अग्रेशन है उसको हम काउंटर कर पाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये आज के टर्म में, जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल में मालूम होना चाहिए। आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं, और इंट्रोडक्शन में पूरा ओवरऑल डीके बसु जजमेंट पर ही डिस्कशन किया गया है और कुछ कंसर्न्स को भी रेज किया गया है। यहाँ पर जिक्र हो रहा है मिड 80s का, 1980s में, when कलकत्ता as it was known for the witnessing of the final phase of नक्सल मूवमेंट। तो 1980s में जाकर के नक्सल मूवमेंट का फाइनल स्टेज आ गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। And to counter the movement, a violent turn
In 1970s, the state adopted equally violent measures to suppress it. तो क्या हुआ, एक तरफ तो जो किसान थे उन्होंने अपने एक विद्रोह छेड़ा वहां पर अपने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, लेकिन वहीं उस मूवमेंट को सप्रेस करने में स्टेट भी पीछे नहीं रही, यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी फुल ऑन सप्रेशन के लिए काम किया गया और उसी में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको कस्टडी में लिया गया। ये सारी चीजें उस दौरान हुई। एंड उसके बाद जो डीके बसु यानी कि दिलीप कुमार बसु साहब है, इनके बारे में बताया गया है कि ये कितना इनको एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने उस समय भी इस पूरी बात को उठाया था जब द इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज पब्लिश हुए कस्टोडियल डेथ की स्टोरीज आने लगी, तब इन्होंने एक PIL डाला था। एंड द कलकत्ता हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू सेंड द लेटर along with the newspaper clipping to then Chief Justice of India PN भगवती। 1986 में CJI थे PN भगवती साहब, उनको न्यूज़पेपर के क्लिप के साथ वहां पर जो कंसर्न्स थे उसको उठाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्या हुआ था ये आपको जानना जरूरी है। लैंडमार्क ऑर्डर इन 1996, तो ऐसा कैसे हुआ, जस्टिस भगवती थे और आपको याद होगा इन्होंने ही PIL को इंट्रोड्यूस किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। ये कॉन्सेप्ट इन्हीं का लाया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं कई बार। तो इन्होंने क्या किया, इनको रिट पिटीशन के आधार पर रखा गया। ये जो श्री DK बसु साहब और अशोक के जौहरी साहब का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। तो केसेस क्या था, आपको DK बसु साहब का तो मालूम है, लेकिन उनमें जो जौहरी साहब का केस था उसमें भी सेम चीजें की गई थी कि जो कस्टडी में लिया जाता है, दैट जौहरी हैड रिटन टू द CJI ओवर द डेथ ऑफ द अलीगढ़ रेसिडेंट। अलीगढ़ के एक रेसिडेंट महेश बिहारी, उनको पुलिस कस्टडी में लेकर के उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो उस चीज को लेकर के ये रिट पिटिशन डाला गया था। और फिर 1996 में लैंडमार्क ऑर्डर आता है नोन एज DK बसु जजमेंट, यानी कि इनका जो केस उन्होंने फाइल किया था उसके बेसिस पर 1996 में प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। एंड द रीसेंट डेथ फॉलोइंग ए लीग कस्टोडियल टॉर्चर P जयराज एंड हिज सन। तो ये अभी जो तमिलनाडु का केस आया है उसको भी ये पॉइंट आउट यहाँ पर कर रहे हैं, दैट बसु हु नाउ हेड्स ऑफ एन NGO कॉल्ड द नेशनल कमिटी फॉर लीगल एड सर्विस। तो अभी जो DK बसु साहब हैं वो NGO में कार्यरत हैं। एंड ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब नक्सलाइट मूवमेंट हो रहा था तब ये किस तरीके से उसमें ये पूरी उस सिचुएशन को देख रहे थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि 3 लोग आते हैं इनके पास और वो कहते हैं कि हमारे दोस्त को पुलिस ने उठा लिया है और उसको कहाँ पर रखा है हमें नहीं मालूम है, जबकि वो नक्सलाइट मूवमेंट से दूर है, उसका कोई उसमें अभी कोई ताल्लुकात नहीं है, वो पहले इन्वॉल्व जरूर था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको ले जाया गया और कहाँ पर ले जाया गया है ये मालूम नहीं है। फिर वहां पर DK बसु साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने हर जगह पर अर्जी डाली, क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद भी जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया था, हम बात कर रहे हैं वही नक्सलाइट मूवमेंट के समय की, जब उनको नहीं लाया गया था मजिस्ट्रेट के सामने तो फिर थोड़ा और कंसर्नफुल माहौल हो गया। एंड देन हर जगह पर अपील किया गया कि प्रॉपर पता कराया जाए कि वो लड़का कहाँ है, पुलिस ने उसको कहाँ पर रखा है और उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। इन्होंने कहा कि आई अप्रोच्ड द मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर द पुलिस टू प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट। फिर इनके द्वारा कहा गया कि आप उनसे कहें पुलिस से कि वो कोर्ट में उनको प्रेजेंट करें ला करके। एंड ही सेज दैट यंग मैन वॉज नॉट अलोन। इनका कहना है कि फिर बाद में लाया गया उनको कोर्ट में, लेकिन ऐसी कोई एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और इसके आधार पर कई सारे यूथ पीपल को उठा लिया गया था, उनको टॉर्चर किया जाता था और फिर उनको वापस भेज दिया जाता था। तो कुछ केसेस में एनकाउंटर्स हो जाते थे, कुछ केसेस में उनको टारगेट किया जाता था। तो ये केसेस जो थे उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एज रिसेंटली एज 2014 another inquiry was set up by the Chief Minister ममता बनर्जी। 2014 में वेस्ट बंगाल की अभी भी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ममता बनर्जी ने 1971 में जो केस हुआ था, जो मसाकरे हुआ था कोसीपोर और बारानगर मसाकरे, उसको लेकर के एक कमिटी, एक इंक्वायरी कमिटी का गठन किया था, and which reportedly that 150 youth alleged to be Naxal or having link with them were killed।
ठीक है, तो ये पूरा इसमें आरोप था कि 150 यंग लोगों को जिनका कि ताल्लुकात नक्सल्स के साथ रहा है, ये आरोप था उन पर, उनको मार दिया गया है। तो इस तरीके से द रिपोर्ट वाज फाइल्ड इन 2017, इट इज येट टू बी टेबल्ड इन द स्टेट असेंबली। 2014 में कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी, उसके बाद से लेकर के अभी तक ऐसी कुछ भी चीज़ सामने नहीं आई है, स्टेट असेंबली में नहीं आई है डिबेट डिस्कशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, 11 रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डीके बसु के जजमेंट में क्या कहा गया था। Basu who went to become a judge at Calcutta High Court in January 1987, तो 1987 में बासु साहब जो है वो जज बन जाते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में। और इन्होंने कहा कि जो मैंने लेटर लिखा था सीजेआई को, एंड आई अंडरलाइंड द नेसेसिटी ऑफ कस्टोडियल जुरिस्डिक्शन, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया था। मतलब ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि डीके बसु साहब ने जो कस्टोडियल टॉर्चर या डेथ होता है उसको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, यानी पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए इनके लिए, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया था। एंड द पुलिस विल ऑलवेज क्लेम एज सुसाइड, क्या होता है जब टॉर्चर होता है, कस्टोडियल डेथ हो जाती है, तो उसको कभी सुसाइड बता दिया जाता है, तो कभी ऐसा बोलते हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे इसलिए उनका इनकाउंटर हो गया। तो ऑलमोस्ट ये जो कहानी है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, जो आपको हमेशा पता चलती है। एंड इन देयर ऑर्डर इन 1996 जस्टिस AS आनंद एंड कुलदीप सिंह, इन्होंने फिर जो जस्टिस थे उन्होंने फिर 11 रिक्वायरमेंट्स को शो किया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लाइंस में लिखा हुआ है कि एपेक्स कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर कंसर्न मस्ट प्रिपेयर अ मेमो कंटेनिंग डिटेल, उनको एक मेमोरेंडम तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि सारी डिटेल्स होंगी जिनको आप अरेस्ट कर रहे हो, कब अरेस्ट किया गया, किसके सामने अरेस्ट किया गया, उनको कहां पर रखा जा रहा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 8 to 12 आवर्स आफ्टर द अरेस्ट। उनको इन्फॉर्म करना होगा, जो भी उनसे संबंधित कीन पर्सन है, कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव है तो उनको बताना होगा। एंड एग्जामिन हिम और हर फॉर एनी इंजरी एंड रिकॉर्ड द सेम इफ रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इंजरी एग्जामिन के दौरान नहीं होनी चाहिए जिसकी भी इंक्वायरी चल रही है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस के अलावा और भी बातें उस 11 रिक्वायरमेंट्स में कहे गए थे। Since the DK Basu case, the Apex Court has issued 8 more orders dealing with the custodial violence. The last in 2015 on the miscellaneous petition filed by the Singhvi, and उनके बाद भी और पिटिशंस डाले जा रहे हैं, कई सारे जजमेंट आ रहे हैं। इसमें आपको जो प्रकाश सिंह केस का जजमेंट है उसको भी याद रखना है, उनके पॉइंट्स को लिखना है। तो याद रखिएगा, ये जो आज आपका ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, ये पुलिस रिफॉर्म के जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो वहां पर इसके जो फैक्ट्स हैं और ये डीके बसु जजमेंट, ये सारे फैक्ट हैं, इसको आप लिखेंगे तो आपको जरूर मार्क्स मिलेगा। तो उस अपने नोट्स में अगर आपने कहीं पर पुलिस रिफॉर्म के लिए अपना नोट्स बनाया है तो वहां पर जाकर के आपको इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है स्टैंडिंग अप टू चाइना। जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो अशोक गुलाटी साहब का आर्टिकल है। आपको समझ जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ तो होगा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है आज का। तो इनका कहना है कि ये अभी जो डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है लद्दाख बॉर्डर पे चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के बीच में, तो अभी ऑब्वियसली एक नीड, एक ज़रूरत महसूस हो रही है हमें कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो भारत को सशक्त बनाना पड़ेगा, भारत की जो भी परेशानियां उसको ख़त्म करना होगा और हमें और ज़्यादा स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अब चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस ये हैं कि भारत के पास इतना रिसोर्स नहीं है, भारत इकोनॉमिकली अभी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि चाइना। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि टू स्टैंड अप टू चाइना, इंडिया नीड्स टू लर्न हाउ आवर नेबर बिकेम अ सुपर पावर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारा नेबर है चाइना, वो कैसे सुपर पावर बना। आज नो डाउट सेकेंड सुपर पावर के टर्म में आप चाइना का नाम ले सकते हैं। अभी हर एंगल से चाइना बहुत आगे है कई देशों से। एंड इट इज वेल नोन दैट चाइनाज पर कैपिटा इनकम इन 1978 वाज इवन लोअर देन दैट ऑफ इंडिया। आप सोचिए कि 1978 में चाइना का जो पर कैपिटा इनकम था वो इंडिया से कम था, लेकिन आज क्या है? 5 गुना ज्यादा है। आज जो पर कैपिटा इनकम चाइना के लोगों का है वो भारत से 5 गुना ज्यादा है। इट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट चाइना वर्ल्ड सेकंड सुपर पावर। और इसी वजह से ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, इसको अचीवमेंट को चाइना ने हासिल किया, इसकी वजह से
आज चाइना सेकेंड सुपर पावर के तौर पर जाना जा रहा है। यहाँ पे कुछ डाटा है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब ये कहते हैं कि आखिर क्या किया चाइना ने, कौन कौन से स्टेप्स लिए, 78 के बाद ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ पहले चलते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म में एग्रीकल्चर रिफॉर्म बहुत जरूरी है और चाइना ने अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर में मेजर रिफॉर्म किया। कैसे, जो लैंड होल्डिंग सिस्टम था उसको सही तरीके से अरेंज किया। एस्टैब्लिश अ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम बाय द लार्ज फ्री एग्रीकल्चर प्राइस फ्रॉम द कंट्रोल। तो भारत की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, छोटे छोटे जमीनें हैं और उसकी वजह से जो फसलें हैं वो ज़्यादा नहीं होती और उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आता उस जमीन का। लेकिन चाइना ने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले काउंटर अपने यहाँ पर किया। दूसरा क्या है, दिस लेड टू एन एग्री जीडीपी ग्रोथ 7.1% बिटवीन 1978 and 1984. The real income of farmer grew at about double this rate. तो 78 से लेकर के 84 में चाइना ने अपने यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो किया। इस तरीके से कई और रिफॉर्म चाइना के में किए गए। तो इन जैसे ही ग्रोथ बढ़ा, एग्री जीडीपी ग्रोथ बढ़ा, वैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लग गई और ये एक दूसरे को सेक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करता चला गया। तो मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन आ गया लॉन्ग टर्म, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड होने लग गई, एग्री प्रोडक्ट्स अच्छे हो गए, ग्रोथ बढ़ गया और इस तरीके से वहां पर आज जो डेवलपमेंट है उसका कारण वहां से शुरू होता है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब चाइना ने अपने यहाँ पर रिफॉर्म शुरू किया तो शुरुआत अपने यहाँ के एग्रीकल्चर रिफॉर्म से किया था। somewhat less known fact that the China initiated reform is also introduced that one child policy। और चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो कब आई थी, वो 1979 में आ गई थी वन चाइल्ड पॉलिसी। और कब तक चला, 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में कंटिन्यू रहा 1979 से लेकर के। तो इसका मतलब क्या किया, चाइना ने सबसे पहले अपने यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से जो फैमिली साइज है वो एवरेज हो जाती है, उसके बाद जो जमीन के टुकड़े हैं वो कई टुकड़े नहीं होते और इस तरीके से कई सारे फायदे होने लग जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में अगर आप सेंसस देख लें, 2011 का आप डाटा देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यूपी वगैरह में, यूपी का यहाँ पे डाटा है दैट हैड द लार्जेस्ट एवरेज फैमिली साइज ऑफ 6 मेंबर। जो यूपी का एक एवरेज फैमिली मेंबर का साइज होता है, मतलब फैमिली साइज जो होता है कि एक फैमिली में कितने लोग हैं, वो एवरेज साइज 6 लोगों का है। ठीक है, इसके अलावा बिहार में 5.5 और झारखंड में 5.3 का रेशियो है। तो इस तरीके से चाइना के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में अभी ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ पर फैमिली साइज है वो ज़्यादा बड़ा है। बिहार, यूपी, झारखंड हैड द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम देखिए, इन राज्यों में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, तो कितना ग्रोथ हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। वही महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली टेक्स प्लेस फ्रॉम दीज स्टेट। तो लार्जेस्ट माइग्रेशन होता है इन राज्यों से, रूरल लेबर्स जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की तरफ जाते हैं। लेकिन पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ, काफी मेजरेबल इफेक्ट इसका देखने को मिला और इन सारे राज्यों से जब वहाँ के माइग्रेंट लेबर और मजदूर लौटने लगे तो स्थिति हम सभी ने देखी। अब आते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पर। तो चाइना ने अपने यहाँ पर 1979 से ही पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में 1991 से रिफॉर्म की शुरुआत होती है। लेकिन नो डाउट इसके पहले भी जब संजय गांधी जी थे तो उन्होंने कोशिश की थी, जो उनकी गवर्नमेंट थी, कि वो एक यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के आ पाए। इसके लिए कई सारे फोर्स स्टलाइजेशन और ये सब चलाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, इसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। तो इस तरीके से अभी जो बदलाव यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है वो कई बार पॉलिटिकल लेवल से सपोर्टिव नहीं दिखाई देती है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी की डिमांड बहुत दिनों से हो रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भारत में भी करना होगा और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एजुकेशन को ड्रिवन फैक्टर बनाया जाए, गर्ल्स को पढ़ाया जाए, जो मैरिज का समय है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनका कहना है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया जा रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसमें एक भी बार ये नहीं कहा गया कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे, दैट इट इज़ ऑलमोस्ट साइलेंट ऑन एजुकेटिंग पीपल अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के भी हमें पीपल को सिखाना है, एजुकेट करना है, इस बात को नज़रअंदाज किया गया है यहाँ पर।
एंड द प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो कि अभी सरकार ने स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है, जिसमें कि 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है माइग्रेंट वर्कर को, और ये 116 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। हमने इसको डिस्कस किया था पहले। तो क्योंकि जब ये माइग्रेंट लेबर अपने अपने घर में वापस जा रहे हैं, अपने शहरों में, अपने राज्य में वापस जा रहे हैं, तो वहां पर सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना को लेकर के आई है। ठीक है, और इसमें कई सारे एक्टिविटीज को बढ़ाया गया है। 50,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया गया है, स्पेशली बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, जहां से कि ज्यादातर लेबर जाते हैं बाहर माइग्रेंट के तौर पर, उन राज्यों में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। एंड these states lag behind all India average of the development indicators। और इन सारे राज्यों की स्थिति है कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट लेवल है वो बहुत नीचे है, और ईस्टर्न पूरा जो बेल्ट है वहीं पर और ज़्यादा पैकेज की आवश्यकता है, खास करके उस रीजन में हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, रोड, पावर, वाटर, इन सभी को पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो बी रोब्ड इन द चैनल देयर CSR फंड इन वेल डिजाइन स्कीम। तो ये सब रिक्वायरमेंट है, नीड है इस समय का, और इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। फाइनेंसिंग सच अ मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान requires changing the cultural roles, and there are massive subsidies on food, fertilizer, power sector। तो हम जो यहाँ पे जो सरकार सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, उसको, उस कल्चर को बदलने की ज़रूरत है। और चाहे तो यहाँ पर कैश ट्रांसफ़र की तरफ जा सकते हैं, कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कंट्री को, जिस तरीके से चाइना ने अग्रेसिवली अपने यहाँ पर रिफॉर्म किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, और आज चाइना उस जगह पर है। तो वही सेम चीज़ इंडिया को भी करने की ज़रूरत है। तो इनका कहना है कि क्या भारत ऐसा कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है मिसिंग द टारगेट। जीएस पेपर 3 में इसको एसोसिएट कर सकते हैं, इसको जीएस पेपर 2 में भी रख सकते हैं, सोशल जस्टिस में। इसमें शुरुआत में कहते हैं पीएम किसान स्कीम से शुरुआत करते हैं आर्टिकल की जैसा हमें मालूम है। देखिए ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं पीएम किसान के बारे में, फिर हम आर्टिकल पर जाएंगे। तो फर्स्ट एनिवर्सरी पीएम किसान ने सेलिब्रेट किया 24 फरवरी को 2020 में। ठीक है, अब क्या है ये योजना, पीएम किसान योजना के तहत ये हर राज्य में ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। और इसमें ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कि 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और असिस्टेंस दिया जाता है किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर का। सेंटर जो है वो ट्रांसफ़र करती है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार रुपये करके इसमें दिए जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, और जो बेनिफिशियरी है वो कौन होंगे वो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स ही तय करती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि पीएम किसान ने अपना पहला एनिवर्सरी भी मना लिया, और ये पहला यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का स्कीम लॉन्च किया था फार्मर्स के लिए सरकार ने। ठीक है, जिसको कि इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 2018 टू मैनेज एग्रीकल्चर स्ट्रेस। तो हर जगह पे अलग अलग है, ये 2019 में जाकर के पूरा इम्प्लीमेंट होता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में सपोर्ट करने के लिए इस पूरे स्कीम को लाया गया। And Union budget has allocated 75,000 crore to this scheme in 2020-21, and PM Kisan is a useful vehicle to provide support the farmer। और PM किसान एक ऐसी योजना रही जिसने कि किसानों को काफ़ी मदद किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तौर पर इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प दी गई किसानों को इसके साथ। बट वॉज द यूजफुल वे ऑफ रिवाइविंग डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इससे पहले तो ठीक था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो स्टेप्स लिए गए डिस्ट्रेस को खत्म करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रिलीफ करने के लिए, क्या वो यूजफुल रहे। तो कुछ डाटा है जिसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। डाटा जो दिल्ली एनसीआर कोरोना वायरस टेलीफोन सर्वे से लिया गया है, राउंड 3 का डाटा इसको कंडक्ट किया है NCAER ने, और नेशनल डाटा इनोवेशन सेंटर ये मिड जून में डाटा को लेते हैं और फिर प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स को बताया गया, जिसमें कि कहा गया कि इट इंक्लूड 52% रूरल एंड 48% अर्बन हाउस होल्ड। तो एनसीआर और दिल्ली दोनों जिक्र है इसमें। तो एनसीआर यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में अर्बन पॉपुलेशन को और रूरल पॉपुलेशन को दोनों को लिया गया। सर्वे ऑफर्स अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इनकम लॉस ऑफ फार्म हाउस होल्ड, देयर एक्सपीरियंस ऑफ हार्डशिप। एंड कुछ यहाँ पे डाटा है जिसको आप देख सकते हैं कि कितने हाउस होल्ड का सैंपल लिया गया, वहाँ से उनका जो प्राइमरी हाउस होल्ड इनकम है
उसकी रिपोर्टिंग हुई, कितने लोगों का जो इनकम है वो रिड्यूस हुआ है, कितने लोगों के पास सामान्य इनकम आ रहा था, खरीफ सीजन से किस तरीके से उनको कितना आमदनी हो सकती है, रबी फसल की जो हार्वेस्टिंग हुई उससे उनका कितना फ़ायदा हुआ। तो ये सारा डाटा यहाँ पर कंडक्ट किया गया इस सर्वे में। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने कई तरीके से कैश ट्रांसफ़र करने की कोशिश की एंड फार्मर्स को ऐसे समय में कैश ट्रांसफ़र करना ऑब्वियसली एक रिलीविंग फैक्टर देता है। एंड अबाउट 20% ऑफ फार्म हाउस होल्ड रिपोर्टेड नो रिडक्शन इन देयर इनकम इन मई। तो मई की बात करें तो जो फार्म में सर्वे किया गया वहाँ पर उनके 20% ऐसे लोग थे कि उनके इनकम में कोई कमी नहीं देखी गई। द प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड दैट हैड टू बोरो टू मीट देयर डे टू डे कंजम्पशन नीड्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन वॉज रिलेटिवली लो फॉर द फार्मर्स। तो इस तरीके से कई सारे उन्होंने डाटा दिए हैं कि पीएम किसान में जो ट्रांसफ़र हुआ कैश ट्रांसफ़र उसमें कितने सारे फार्म को मिल पाया, 21% ऐसे फार्म थे जिनको मिल पाया। एंड अमंग द रिसिपेंट अराउंड 2/3 रिपोर्टेड रिसीविंग 2000 एंड अबाउट अ फोर्थ रिसीव्ड 4000। तो कुछ लोगों को 2000 रुपये मिले, कुछ लोगों को 4000 रुपये मिले। इस तरीके से इस सर्वे में ओवरऑल चीज़ें सामने आई। पीएम किसान को बेसिकली टारगेट करके यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखा गया। लिटिल मोर थर्ड ऑफ पीएम किसान रेसिपिएंट बोरो मनी ड्यूरिंग द पीरियड एज अगेंस्ट 48% ऑफ नॉन रेसिपिएंट। तो मतलब कुछ लोगों को तो पीएम किसान के थ्रू पैसे मिल पाए, कुछ लोगों को नहीं मिल पाए। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आई इस दौरान। हाउसहोल्ड वाज समवॉट बेटर ऑफ देन द जनरल रूरल पॉपुलेशन बिफोर रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट्स। नाउ कंक्लूजन में कहा जा रहा है 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम प्रेजेंट पर्टिकुलर चैलेंजेस। तो कुछ चैलेंजेस जो इसके द्वारा देखे जा सकते हैं। पहला तो ये है कि पीएम किसान जो है वो हर किसान के पास नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया फिक्स है कि किसको 2000 रुपये मिलेगा, कि इसमें लैंड का क्राइटेरिया है कि इतनी ज़मीनें इसके पास है उनको ही ये सुविधा दी जाएगी। तो हर किसान के पास ये नहीं पहुंच रहा है। मोस्ट ऑफ द फार्मर इन यूपी, हरियाणा, राजस्थान ओन लैंड शुड बी रिसीविंग बेनिफिट्स। तो ऑब्वियसली अगर आप वेस्टर्न साइड की बात करते हैं, वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, हरियाणा, इन सब जगह पे कई सारे ऐसे किसान के पास अपनी ज़मीनें हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट उससे हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है इस स्कीम की उस तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। एक्सक्लूजन इज़ ग्रेटर इन यूपी देन हरियाणा एंड राजस्थान। तो इसमें जो एक्सक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे लोग जो इसमें आने चाहिए थे वो इसमें नहीं है रेसिपिएंट के तौर पर, जिससे कि लोगों का नुकसान हो रहा है और एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। और इस समय लॉकडाउन के दौरान में या इतने एडवर्स कंडीशन के दौरान में इन सारे मुद्दों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पीएम किसान पर पहला सवाल, नक्सलिज्म पर दूसरा सवाल और DK बसु केस पर तीसरा सवाल। प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई हैं? तो आंसर क्या होगा? D 1 and 2, गीता, रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। न्यू इंडिया किसका है? कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो कल मैं आपको बताऊंगी न्यू इंडिया किसने लिखा है, किसकी बुक है ये न्यू इंडिया। और बहुत ही आसान है इसको याद करना। अगर आप तिलक जी की बात कर रहे हैं तो न्यू इंडिया के ऑथर कौन है, राइटर कौन है, आप बता सकते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है केसरी पर, और यहाँ पर है इसको स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट था ये, लेकिन दूसरा वाला गलत था क्योंकि केसरी मराठी में पब्लिश किया जाता था और मराठा इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा? A। अगला सवाल था इंडिया होम रूल लीग किसने फाउंड किया? तो आंसर ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक होने वाले हैं। तो आज लेता ही, थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन दोस्तों जरूर बताइएगा, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं वंस अगेन। थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।